हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, मगध साम्राज्य के किस शासक को सैनिक सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने वाला भी कहा जाता था और जिसने पहली बार अस्थायी सेना रखी थी। मगध साम्राज्य के किस शासक को सैनिक सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने वाला भी कहा जाता था और जिसने पहली बार अस्थायी सेना रखी थी। याद रखना है, जिसने पहली बार अस्थायी सेना किसने रखी थी? बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिंबिसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध जगतपुर झील स्थित है जिसे हाल ही में विदेशी पक्षियों के संरक्षण के लिए चर्चा में देखा गया? बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध जगतपुर झील स्थित है जिसे हाल ही में विदेशी पक्षियों के संरक्षण के लिए चर्चा में देखा गया? तो आपको याद रखना है भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, तरल नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जिसके कारण इसका उपयोग क्रायोजेनिक फ्रीजिंग में किया जाता है? तरल नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जिसके कारण इसका उपयोग क्रायोजेनिक फ्रीजिंग में किया जाता है? तो याद रखना है, इसका क्वथनांक जो होता है 196 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, -196 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में मुंशिफान नामक अधिकारी का मुख्य प्रशासनिक कार्य क्या था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में मुंशिफान नामक अधिकारी का मुख्य प्रशासनिक कार्य क्या था? याद रखना है, इसका मुख्य प्रशासनिक कार्य जो था दीवानी मामलों के न्याय और प्रागणों के मुंशिफ की निगरानी करना था। दीवानी मामलों के न्याय और प्रागणों के मुंशिफ की निगरानी करना। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराधी जिला रिबेल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराधी जिला रिबेल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था? याद रखना, अपराधी जिला सारण को घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसलों की पुनरावलोकन रिव्यू करने की शक्ति देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसलों की पुनरावलोकन रिव्यू करने की शक्ति देता है? याद रखना है, अनुच्छेद 137 के तहत। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 137 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, पूर्ण गरीबी या निर्धनता को मापने के लिए अर्थशास्त्र में किस सूचकांक या विधि का उपयोग किया जाता है? पूर्ण गरीबी या निर्धनता को मापने के लिए अर्थशास्त्र में किस सूचकांक या विधि का उपयोग किया जाता है? याद रखना है, किस सूचकांक या विधि का उपयोग किया जाता है? तो हेड काउंट रेशियो का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेड काउंट रेशियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, बिहार का सबसे पुराना चर्च पादरी की हवेली पटना में स्थित है, इसका निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? बिहार का सबसे पुराना चर्च पादरी की हवेली पटना में स्थित है, इसका निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? याद रखना, इसका निर्माण जो है 1772 ईस्वी को पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है का निर्माण किस अंग में होता है? याद रखना है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण जो है यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था जिसके बाद में आत्मसमर्पण कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था जिसने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया था? तो याद रखना है, रामचंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रामचंद्र देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। याद रखना है, उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो जास्ता जिंक का। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा रहा है 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार में गठित पहली सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला था। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार में गठित पहली सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला था, तो याद रखना है डॉक्टर सैयद मोहम्मद ने। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सैयद महमूद। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है बोलीविया की जल क्रांति, बोलीविया वाटर वार पानी के निजीकरण के खिलाफ किस वर्ष लड़ा गया एक प्रसिद्ध जन संघर्ष था। बोलीविया के जल क्रांति पानी के निजीकरण के खिलाफ किस वर्ष लड़ा गया एक प्रसिद्ध जन संघर्ष था, तो याद रखना है वर्ष 2000 में लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बोलीविया वाटर वार कब हुआ था, वर्ष 2000। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है बिहार के उत्तर पूर्वी मैदान में मुख्य रूप से पाए जाने वाले चौड़ या मन क्या होते हैं। बिहार के उत्तर पूर्वी मैदान में मुख्य रूप से पाए जाने वाले चौड़ या मन क्या होते हैं, तो चौड़ या मन जो होता है गोखुर झीलें होती है, ऑक्सबाउ लेक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किससे मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड माना जाता है और जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में किसे मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड माना जाता है और जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता। याद रखना है बेकरी उद्योग द्वारा खरीदा गया आटा। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड माना जाता है, जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता बेकरी उद्योग द्वारा खरीदा गया आटा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है प्रकाश की एक किरण जब एक सघन माध्यम डेंस मीडियम से विरल माध्यम रेयर मीडियम में प्रवेश करती है तो इसकी गति और दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की एक किरण जब एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति और दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखना है गति बढ़ती है और यह अविलंब से दूर हटती है। गति जो है बढ़ जाती है और यह अविलंब से दूर हटती है। क्वेश्चन नंबर 16 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जब एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति और दिशा में क्या प्रभाव पड़ता है, तो गति बढ़ती है और यह अविलंब से दूर हटती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है चंपारण एग्रीयन समिति 1917 के सदस्यों में महात्मा गांधी के अलावा बिहार के किस नेता को भी शामिल होने का अवसर मिला था। चंपारण एग्रीयन समिति 1917 के सदस्यों में महात्मा गांधी के अलावा बिहार के किस नेता को भी शामिल होने का अवसर मिला था। याद रखना है राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह को मिला था। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कोल्ड डेजर्ट सर्द मरुस्थल जैव आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कोल्ड डेजर्ट मर्द मरुस्थल जैव आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधान शामिल हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधान शामिल हैं, तो याद रखना 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10वीं अनुसूची। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या मास नंबर निम्नलिखित में से किन कणों की कुल
संख्या के योग के बराबर होती है। किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या मास नंबर निम्नलिखित में से किन कणों की कुल संख्या के योग के बराबर होती है? तो याद रखना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में भीमा बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है जो अपने गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है? बिहार के किस जिले में भीमा बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है जो अपने गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंगेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धन का निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को विस्तार से समझाने वाली पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धन का निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को विस्तार से समझाने वाली पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो याद रखना दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 22 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव आमाशय स्टोमच में प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव आमाशय स्टोमच में प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का कार्य करता है? तो याद रखना है पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पेप्सिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध पुनासा जलप्राप्त भारत की किस नदी पर स्थित एक प्रमुख जलप्राप्त है? प्रसिद्ध पुनासा जलप्राप्त भारत की किस नदी पर स्थित एक प्रमुख जलप्राप्त है? तो याद रखना नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? याद रखना द हेग नीदरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन वर्ष 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था, इसके सचिव कौन बनाए गए थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन वर्ष 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था, इसके सचिव कौन बनाए गए थे? याद रखना है इसके सचिव कौन बनाए गए थे? जयप्रकाश नारायण बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है? याद रखना है सर्विस सेक्टर के नाम से तृतीय क्षेत्र को जाना जाता है, ट्रिएटरी सेक्टर को। क्वेश्चन नंबर 27 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध रेसिस्टेंस की उसकी लंबाई बढ़ाने पर किस प्रकार प्रभावित होता है? किसी चालक का प्रतिरोध रेसिस्टेंस उसकी लंबाई बढ़ाने पर किस प्रकार प्रभावित होता है? याद रखना है किस प्रकार प्रभावित होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, विक्रमशिला सेतु जो बिहार में गंगा नदी पर बना है किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? विक्रमशिला सेतु जो बिहार में गंगा नदी पर बना है किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? याद रखना है किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो भागलपुर और नवगछिया को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह नेशनल रिवोल्ट की संज्ञा देने वाले ब्रिटिश रूढ़िवादी नेता कौन था? 1857 विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह नेशनल रिवोल्ट की संज्ञा देने वाला ब्रिटिश रूढ़िवादी कौन था? याद रखना है नेशनल रिवोल्ट की संज्ञा देने वाले ब्रिटिश रूढ़िवादी कौन था? तो आपको याद रखना है बेंजामिन डिज़रायली। क्वेश्चन नंबर 30 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेंजामिन डिज़रायली। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, पौधों की कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति सेल वॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधों की कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति सेल वॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सेल वॉल का मुख्य कार्य जो है कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करना। कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्देश देता है? तो याद रखना है अनुच्छेद 44 के तहत। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है, बिहार की बलथर मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है जिसके कारण इसका रंग लाल पीला दिखाई देता है? बिहार की बलथर मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है जिसके कारण इसका रंग लाल पीला दिखाई देता है? तो याद रखना है लोहे के अंश आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है लाल पीला दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य को किस प्रसिद्ध शासक के दरबार में अष्टदिग्गज 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि रहते थे? विजयनगर समाज के किस प्रसिद्ध शासक के दरबार में अष्टदिग्गज 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि रहते थे? तो याद रखना है कृष्ण देव राय। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कृष्ण देव राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, मानव आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब इमेज बनता है? मानव आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखना रेटिना दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 35 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1912 में बिहार को एक अलग प्रांत बनाने के आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? वर्ष 1912 में बिहार को एक अलग प्रांत बनाने के आंदोलन के नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? याद रखना किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। वर्ष 1912 में बिहार को एक अलग प्रांत बनाने के आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्नलिखित में किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखना है भूकंप की लहरें को मापने के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल का उपयोग जो है भूकंप की लहरों को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के किसी सदस्य की योग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुसार संसद के किसी सदस्य की योग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो याद रखना चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित करना है? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में किसे नियंत्रित करना है? तो याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य जो है किसे नियंत्रित करना है? तो याद रखना ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य। क्वेश्चन 39 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस प्रसिद्ध कवि को मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है? बिहार के किस प्रसिद्ध कवि को मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है? याद रखना रामधारी सिंह विद्यापति को। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस प्रसिद्ध
कवि को मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, तो विद्यापति को जो है मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।